नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। और आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं तथा पादपों का आर्थिक महत्व, जिसके अंदर अपन कवर करने वाले हैं जंतुओं का आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। आप लोगों की डिमांड पे ये टॉपिक पहले लाया गया है, तो जल्दी से अब आप लोग की डिमांड पूरी हो गई है, तो आप लोग भी अपना काम कर दीजिए। जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए हमारी इन वीडियोस पे। साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को। तो और जुड़ जाइए हमारे साथ भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जंतुओं का आर्थिक महत्व। किस तरीके से एनिमल जो है वो अपने लिए उपयोगी है, हमारी इकोनॉमी के लिए जो है वो उपयोगी है। हम किस तरीके से एनिमल्स को जो है यूज़ में लेते हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो कुछ एनिमल्स जो है, कुछ जानवर जो है अपने खाने के काम में आते हैं। कुछ जानवरों से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसको अपन अपने पर्सनल यूज़ में लेते हैं, किसी चीज़ को खाने के रूप में, किसी को औषधि के रूप में, किसी को कलरफुल बनाने के लिए। तो इस तरीके से अपने क्या है, जानवरों से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसको अपन यूज़ में लेते हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं, पिसिकल्चर किसे कहते हैं, रेशम कीट पालन को, मधुमक्खी पालन को, मछली पालन को, या फिर वर्मी कंपोस्ट को। इस तरीके से सीधे सीधे क्वेश्चन इसके अंदर से बन के आएंगे, जो कि आपको लगा के आने हैं और मार्क्स गेनिंग जो है ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मधुमक्खी पालन, जिसे अपन कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन, यानी कि मधुमक्खियों को पाल रहे हैं। अब भाई मधुमक्खी से अपन को क्या क्या प्राप्त होता है? तो मधुमक्खी से हमको पता है कि भाई शहद प्राप्त होता है, जो कि क्या है, अपना एनर्जी सोर्स है, ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत है। उसके बाद इसे मोम प्राप्त होती है। मोम क्या है, उससे कंघियाँ बनाई जाती है। इस तरीके से बहुत सारी इंपॉर्टेंस जो है, तो ये शहद और मधु मोम ये अपने काम में आते हैं। चलिए अब जो मधुमक्खी पालन है वो किस तरीके से किया जाता है भाई? तो मधुमक्खी पालन में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े ऐसे लकड़ी के बॉक्स लिए जाते हैं, उनके अंदर इन जो हनी बीज है इनका कल्चर किया जाता है। और जब पूरी तरीके से वहाँ पे शहद बन जाता है, मधुमोम बन जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, एक लकड़ी के ऊपर कपड़ा बांध के उसको जलाते हैं, उससे धुआं करते हैं और उसके पास में लेके जाते हैं, जिससे सारी मधुमक्खियाँ जो है उड़ जाती है और अपन को शहद और मोम जो है उससे मिल जाता है। तो इससे अपन ने क्या कहा, मधुमक्खी पालन यानी कि एपीकल्चर। आ गया समझ में? सेकंड अपना आता है सेरीकल्चर, जिसे अपन कहते हैं रेशम कीट पालन। अब रेशम सुना है, रेशम का रूमाल गले में डाल के। तो रेशम से क्या होता है, कपड़े बनाए जाते हैं, रेशम का धागा बनाया जाता है। अब ये रेशम का धागा जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो इसके लिए भी एक कीट होता है जिसका नाम है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का जो अपनी प्रजाति अपन यूज में लेते हैं वो है बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई जो रेशम कीट है, सिल्क वॉर्म है, वो बनाता है रेशम का धागा। अब भाई किस तरीके से ये धागा बनाता है? सबसे पहले ये बिलोंग करता है ऑर्थोपोडा संघ से। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है, उसके इंसेक्टा जो क्लास है उससे ये बिलोंग करता है लेपिडोप्टेरा गण से। तो आपको ये याद रखना है कि ऑर्थोपोडा संघ के जो लेपिडोप्टेरा गण है उससे और इंसेक्टा क्लास से जो अपना रेशम कीट है वो बिलोंग करता है। इसमें सबसे पहले अंडे का निर्माण होगा। जब अंडे से जो लार्वा बाहर आएगा उसको अपन कहते हैं कैटरपिलर। क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। और ये कैटरपिलर जब थोड़ा सा हवा के संपर्क में आता है, थोड़ा सा विकसित हो जाता है, तो ये वो इमेच्योर कैटरपिलर से जब मैच्योर कैटरपिलर बनता है, यानी कि मैच्योर लार्वा, विकसित लार्वा बनता है, वो 5 गुना अधिक लंबा होता है इस इमेच्योर लार्वा से। और जब ये पूर्णतः विकसित हो जाता है तो इसको अपन कहते हैं मैच्योर लार्वा। क्या कहते हैं? मैच्योर लार्वा, जिसकी लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर होती है। और फिर ये बना लेता है, ये मैच्योर लार्वा किस में विकसित हो जाता है? कोकून में विकसित हो जाता है। जो संरचना ये आगे बनाएगा उसे अपन कहते हैं कोकून।
अब कोकून के अंदर क्या होगा, यानी कि जब ये धागा बनाता रहता है तो ये कीट के चारों ओर वो धागा बनता जाएगा और कीट जो है वो उसके अंदर धस जाएगा, मतलब उसके अंदर बंद हो जाता है। और जो लार्वा है वो निष्क्रिय हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्यूपा। क्या बोलते हैं? प्यूपा। और एक रेशम कीट कितना धागा बना लेता है? तो 1000 से 2000 मीटर धागा जो है एक रेशम कीट बना लेता है ना शॉकिंग बात। तो इतना सा जो कीट है वो इतना सारा धागा रेशम का बना के रखता है। इसको हम कहते हैं रेशम कीट पालन यानी कि सेरीकल्चर। क्या कहेंगे? सेरीकल्चर कहेंगे। और सबसे पहले ये जो प्रोसेस है वह कहाँ चालू हुई थी? चीन में चालू हुई थी। उसके साथ साथ सेकंड नंबर पे इसका उत्पादन होता है जापान में और थर्ड नंबर पे आता है अपना इंडिया। सबसे पहले कहाँ पे प्रोसेस चालू हुई? चीन के अंदर। फिर सेकंड नंबर पे कौन आता है इसमें? जापान। और थर्ड नंबर पे अपना जो है इंडिया इसके अंदर आएगा। तो इसको अपन ने क्या कह दिया? सेरीकल्चर कह दिया। एक आता है अपना लैक कल्चर। क्या आता है? लैक कल्चर यानी कि लाख कीट जो है उसको अपन कल्चर करेंगे, उसको अपन बोलते हैं लैक कल्चर। उसके बाद अपने पढ़ने वाले हैं पिसीकल्चर यानी कि मछली पालन। पाइसेस वर्ग से ये जो है अपनी मछलियाँ बिलोंग करती हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं अपन पिसीकल्चर। तो ये सारी चीज़ें आज अपन कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा एपीकल्चर, जिसे अपन ने कहा मधुमक्खी पालन यानी कि हनी बीज का पालन, हनी बीज का कल्चर। देख लीजिए इधर, हनी बीज जो है किस किस में उपयोगी है मैंने आपको बताया। इससे अपन को क्या मिलेगा? शहद मिलेगा, मॉम मिलेगी। इसके साथ साथ ये परागण की प्रक्रिया के लिए भी हनी बीज जो है वो उपयोगी है। अब भाई परागण क्या चीज़ है? तो परागण होता है कि नर पुष्प पे से जो उसके पराग कण हैं वो मादा पुष्प पर की वर्तिकाग्र पर जाके गिरते हैं, उससे अपन बोलते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। जब नर और मादा पुष्प के ये जब मिलेंगे युग्मक, तभी तो जाके एक नए पौधे का निर्माण होगा। तो परागण की प्रोसेस के लिए जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने को ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब ये नर पुष्प पे मेल जो फ्लावर है उस पे जाके बैठेंगे, उसके पॉलेंस पराग कणों को लेंगे, मतलब इनके पंखों में चिपक जाएंगे जब ये उस पे बैठेंगे जाके, और फिर जब ये मादा पुष्प के ऊपर जाके बैठेंगे तो उसके वर्तिकाग्र पर इसके पराग कण जो है वो गिर जाते हैं। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं परागण। तो परागण के लिए उपयोगी है भैया ये। साथ के साथ इससे अपन को शहद मिलता है जो खाने के भी काम में आता है, उससे अपन को एनर्जी मिलती है। साथ के साथ औषधियों के रूप में भी शहद जो है अपने को काम में आता है। अल्सर जब हो जाते हैं तो शहद उपयोग में लिया जाता है, और मोम से क्या है? कंघियाँ बनाई जाती है और अदर प्रोडक्ट्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो एपीकल्चर आपको समझ में आया। मधुमक्खी पालन देखिए इस तरीके से मधुमक्खी है उनको पाला जाता है। देखिए इधर सेकंड अपना आता है सेरीकल्चर, जिसे अपन कहते हैं रेशम कीट पालन। क्या कहते हैं सेरीकल्चर को? रेशम कीट पालन। इसका जो कीड़ा होता है रेशम का उसको बोलते हैं अपन सिल्क वॉर्म। क्या बोलते हैं? सिल्क वॉर्म उसको कहा जाता है रेशम कीट को। पहले नंबर पे कौन है? चीन। और सबसे पहले ये प्रोसेस जो है रेशम कीट पालन की चीन में स्टार्ट हुई। सेकंड नंबर पे कौन है? जापान। और थर्ड नंबर पे कौन है? अपना इंडिया। जो कीट की प्रजाति अपन यूज में लेते हैं जो होती है जिससे रेशम अपन को मिलता है वो है क्या है? अपने बॉम्बिक्स मोराई। किससे बिलोंग करेगा? आर्थ्रोपोडा संघ से, इंसेक्टा वर्ग से और लेपिडोप्टेरा गण से। ठीक है, जाति कौन सी? बॉम्बिक्स मोराई। अब देखिए इसकी जो लाइफ साइकिल है वो क्या है? एग का फॉर्मेशन हुआ, अंडा बना, उससे जो है लार्वा बाहर आया, उसको अपन ने क्या कह दिया? उसको कहा कैटरपिलर। क्या कहा? कैटरपिलर स्टेज कहा। अब ये जब एयर के कांटेक्ट में आएगा, थोड़ा सूखने लग जाता है, ड्राई होने लग जाता है और विकसित लार्वा बन जाता है, उसको वो क्या है? इस इमेच्योर लार्वा से 5 गुना अधिक लंबा होता है। और जब पूर्णतः ये विकसित हो जाता है तो ये कितना लंबा हो जाता है? 7.5 सेंटीमीटर। कितना? 7.5 सेंटीमीटर। और लास्ट में जो इसकी स्टेज बनेगी उसे अपन कहेंगे कोकून। उस कोकून के अंदर इस तरीके से ये कोकून बनता है। और प्यूपा जो है जब ये धागा बनाता रहता है तो कीड़ा जो है अंदर ही इसके रह जाता है, धागा इसके चारों साइड बनता जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? प्यूपा। क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं। और एक कीड़ा कितना धागा बना लेता है? 1000 से 2000 मीटर लंबा धागा एक रेशम कीट बना लेता है। अब
चलिए, जो रेशम का जो बाहरी भाग है वो कहलाता है सेरिसिन प्रोटीन। ये क्या है? दोनों प्रोटीन है। क्या है? तो बाहरी भाग हो गया सेरिसिन और भीतरी भाग क्या हो गया इसका? फाइब्रिन। क्या हो गया? फाइब्रिन। इस तरीके से ये जो रेशम के कीट है ये पत्तों पे रहते हैं और इस पत्ते को खाते रहते हैं, ये लार्वा, और अपने को विकसित करते रहते हैं। ये इसकी लाइफ साइकिल है। ये अंडज है। अंडज के बाद ये क्या बन गया इसका? कैटरपिलर बन गई, और फिर ये बाद में बन गया कोकून, और फिर मैच्योर जो है इसका कीड़ा बन जाएगा। आ गया समझ में? रेशम कीट पालन किसे कहते हैं? सेरीकल्चर को कहते हैं। बॉम्बिक्स मोराई जो है कीट इसमें काम में लिया जाता है। थर्ड अपना आता है लैक कल्चर, जिसे अपन कहते हैं लाख कीट संवर्धन। क्या कहते हैं? लाख कीट संवर्धन। इसका जो कीड़ा होता है, जो जाति है वो कौन सी है? लेसिफर लेका। कौन सी है? लेसिफर लेका। इसका इंग्लिश में भी मैं एक बार लिख देती हूँ। लेसिफर लेका जो है प्रजाति इसकी काम में आती है। कौन सी? लेसिफर लेका। कौन सा कीट है? लेसिफर लेका है। सबसे ज़्यादा इंडिया में ही ये जो लाख कल्चर है वो होता है, सबसे ज़्यादा इंडिया में, यानी कि 80% जो है कुल उत्पादन का 80% इंडिया के अंदर उत्पादित किया जाता है। किसका? लाख का। अब लाख का कीड़ा कैसा होता है? ये जो इनका जो मेल कीड़ा होता है, मेल इंसेक्ट जो होता है, वो फीमेल के कंपैरिजन में छोटा होता है और साथ के साथ गुलाबी होता है। थोड़ा सा गुलाबी कलर का होगा और फीमेल के कंपैरिजन में छोटे साइज़ का होगा, स्मॉल साइज़ का होगा। जैसे भेड़िया मूवी में एक इंसान है, वो कहता है कि हर जो स्पीशीज़ है उसमें फीमेल जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। तो यानी कि फीमेल जो है वो बड़ी होगी, लेकिन जो मेल इंसेक्ट है वो क्या होगा? इसमें छोटा होगा। नर कीट छोटे तथा गुलाबी होते हैं, और ये आपको याद रखना है, केवल निम्फ स्टेज में ही लाख उत्पन्न होती है। अब आप कहेंगे कि भाई निम्फ स्टेज क्या है? तो देखो, जब एक अंड से क्या बनता है? लार्वा बनता है, और जब मॉर्फोसिस होता है तो लार्वा के बाद निम्फ स्टेज बनती है। कौन सी? निम्फ स्टेज बनती है, और निम्फ के बाद आती है मैच्योर यानी कि अडल्ट। कौन सी स्टेज? यानी कि अडल्ट बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा तब ये अडल्ट बना लेगा। तो केवल निम्फ स्टेज में ही क्या है? ये लाख उत्पादित करेगा। आगे समझ में? लैक कल्चर किसको कहा अपन ने? लाख कीट संवर्धन को कहा लैक कल्चर। कौन सा जो कीट है वो इसमें उपयोगी होता है? लेसिफर लेका। जो मेल है वो फीमेल के कंपैरिजन में छोटा होता है और गुलाबी कलर का होता है। इसकी केवल निम्फ स्टेज ही क्या करती है? लाख उत्पादित करती है। देखिए, अब इस जो लैक कल्चर है ये किस तरीके से किया जाता है? इसकी दो विधियां होती है। एक है पुरानी जो बहुत टाइम से चलती आ रही है, एक है अपनी आधुनिक विधि जो इस टाइम में यूज़ में लेते हैं। अब पुरानी विधियों में क्या करते थे लैक कल्चर की, कि जहाँ पे कीड़ा लगा हुआ है, जब लाख उसने बना ली तो उस पूरे पेड़ को ही काट लेते थे। अब भाई पूरे पेड़ को काट लेंगे तो अब नेक्स्ट फसल के उत्पादन में यानी कि हानि होगी थोड़ी सी, क्योंकि पूरा ही पेड़ काट लिया तो अगली जब फसल उगेगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी वजह से अब जो आधुनिक विधि काम में ली जाती है उसमें क्या होता है कि बारी बारी से, थोड़े थोड़े टाइम में बारी बारी से ये जो लाख है वो ली जाती है। एक साथ में पूरा पेड़ जो है उसको नहीं काटा जाता। तो आधुनिक विधि के जो है अब यूज़ में ली जाती है। इसका जो अनुसंधान केंद्र है, इसका जो रिसर्च होती है वो कहाँ होती है? ये आपको याद रखनी है। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? रांची में है, बिहार के अंदर। आ गया समझ में? तो आपको जो लैक कल्चर के आधुनिक अनुसंधान का जो केंद्र है आधुनिक विधि में वो कहाँ पे है? रांची में है, बिहार में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना आता है मछली पालन, जिसे अपन कहते हैं पिसीकल्चर। पिसीकल्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पाइसेस से बिलोंग करती है। जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जानवरों का जब वर्गीकरण पढ़ा जाता है तो उसको जाति, वंश, कुल, वर्ग इस तरीके से जब डिवाइड किए जाते हैं तो ये पाइसेस के अंदर ये आते हैं, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं पिसीकल्चर। क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। इसमें क्या होता है कि जो मछलियाँ होती हैं
उनको जलाशय बनाकर, छोटे छोटे ऐसे तालाब से, पौंड से जलाशय बनाकर वहाँ पे उनको उपयुक्त टेम्परेचर, यानी कि जो उनकी कंडीशन जिसमें वो सरवाइव करती हैं, उस कंडीशन के अंदर वहाँ का तापमान, जलवायु सारा नियंत्रित करके वहाँ पे उनका कल्चर किया जाता है। उसे अपन बोलते हैं पिसीकल्चर। इसमें दो तरह की मछलियाँ जो है वो काम में ली जाती है, यानी कि दो तरह की मछलियों का जो है वहाँ पे कल्चर होता है। कुछ होती है देशी मछलियाँ और कुछ होती है विदेशी मछलियाँ। देशी जो होती है वो हो गई रोहू, कतला, ये हो गई अपनी देसी मछलियाँ। देखो इधर, समुद्री भोजन उत्पादन की दृष्टि से जो भारत है अपना कौन से स्थान पे है? छठे स्थान पे है। ये आपके सारे जीके जीएस के मिला के क्वेश्चन है, तो आप पॉइंट आउट करते जाइए, इनको नोट डाउन करते जाइए अपनी कॉपी के अंदर कि पिसीकल्चर में भारत जो है छठे स्थान पे है। सबसे ज़्यादा मच्छी कहाँ पे खाते हैं? सबसे ज़्यादा कहाँ पे बिकती है? बंगाल में। तो सबसे ज़्यादा इसका प्रमुख स्थान कहाँ पे है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार जो है इसके प्रमुख स्थान है जहाँ पे पिसीकल्चर किया जाता है, यानी का मछलियों का संवर्धन किया जाता है। देखिए, चिकनी मिट्टी वाले स्थान पर जलाशय का निर्माण करके उसका तापमान, प्रकाश, ऑक्सीजन, जल प्रवाह सभी को, मतलब जिस कंडीशन में अपनी जो स्पाइसेस है, अपनी जो मछलियां हैं वो सरवाइव कर सकती हैं, उस कंडीशन में उनको रखा जाता है और उनका कल्चर किया जाता है। देखिए इधर, मीठे जल की मछलियाँ, यानी कि जो देसी मछलियाँ हैं वो कौन कौन सी है? अपनी रोहू, जिसे कहते हैं अपन लेविया रोहिता, इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। रोहू का वैज्ञानिक नाम क्या है? लेविया रोहिता। कतला और मृगल जो है अपनी देसी मछलियाँ आ गई। विदेशी में अपनी कौन सी आ जाएगी? कॉमन कार्प आ जाएगी, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? सिप्रीनस स्कॉर्पियो। क्या है? सिप्रीनस स्कॉर्पियो, यानी कि कॉमन कार्प जो है विदेशी मछली है। इस तरीके से पॉन्ड बना के पूरा उसका टेम्परेचर वगैरह, उसका वाटर फ्लो सारा मेंटेन करके इस तरीके से पिसीकल्चर जो है मछली पालन जो है किया जाता है। देसी मछलियाँ कौन कौन सी हो गई? अपनी रोहू, कतला, मृगल, और विदेशी कौन सी हो गई? कॉमन कार्प। इनका कल्चर जो है किया जाता है। नेक्स्ट अपना आता है एनिमल हस्बेंड्री। भाई जो एनिमल्स हैं उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो उनका जो अध्ययन है जिस साइंस की जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसे अपन कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन। अब भाई इन पशुओं को अपन पालते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग अपने घरों में भैंस रखते हैं, कुछ लोग गाय रखते हैं, भेड़ रखते हैं, बकरी रखते हैं। तो इस तरीके से क्या है, एनिमल्स का क्या है किया जाता है, उनको पाला जाता है और उनको प्रॉपर जो है रहने की जगह दी जाती है, उनका खाना जो है प्रॉपर उनको दिया जाता है। इन सब का अध्ययन जिस शाखा के अंदर करेंगे उसको अपन कहते हैं पशुपालन, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए इसके अंदर अपन पढ़ेंगे सबसे पहले जो दुग्ध उत्पादन है वो। अब अपने को पता है कि भाई डेयरी उद्योग, डेयरी मतलब जितने भी अपने मिल्क की जो उत्पादन किया जाएगा वो आएगा अपना डेयरी उद्योग के अंदर। इसमें क्या है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनको पाला जाता है और उनसे जो है दूध जो है वो प्राप्त किया जाता है। पूरे विश्व में भारत में विश्व की जनसंख्या का भारत में 55% भैंसें जो है भारत के अंदर प्रेजेंट है। देखिए इधर दुग्ध उत्पादन में भारत क्या है, पहले स्थान पे है, बकरियों की संख्या में दूसरे पे और भेड़ों की संख्या में तीसरे स्थान पे है। सबसे ज़्यादा दूध अपने को गाय भैंस से मिलता है, सबसे ज़्यादा भैंस से जो है दूध अपने को मिलता है। तो ये दुग्ध उत्पादन में अपना इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, तभी तो कहते हैं अमूल दूध पीता है इंडिया। तो पहले नंबर पे क्या है अपना इंडिया आएगा, किसके उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में। बकरियों की संख्या में अपना आएगा सेकंड स्थान पे, भेड़ों की संख्या में आएगा अपना थर्ड स्थान पर, कुक्कुट की संख्याओं में आएगा, मुर्गियों की संख्याओं में अपन आते हैं छठे स्थान पे, और कुक्कुट की संख्याओं में अपन आते हैं सातवें स्थान पे। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए भैंस की कौन कौन सी नस्लें हैं जिनको पाला जाता है, तो देखो इनकी नस्लें आपको याद रखनी है। जाफराबादी, मुर्रा, सूखी, भदावरी और महसाना, ये जो है भैंस की नस्लें हैं। और गाय की नस्लें कौन सी है, गिर, साहिवाल, सिंध, हरियाणा और देवकी। क्या है,
गिर, सिंध, हरियाणा और देव की जो है अपनी गाय की नस्लें हैं, और ये जाफराबादी, मुर्रा, सूखी ये क्या है अपनी भैंस की नस्लें हैं। और बकरी की नस्लें कौन सी अपनी सिरोही, बारबरी, कश्मीरी पश्मीना और जमनापरी क्या है ये अपनी बकरी की नस्लें हैं। आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि निम्न में से गाय की नस्ल कौन सी है, निम्न में से भैंस की नस्लें कौन सी और निम्न में से बकरी की नस्लें कौन सी है, ये आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है। तो इनकी जितनी भी नस्लें हैं वो आपको याद रखनी है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट अपना आता है कुक्कुट पालन, जिसे अपन कहते हैं मुर्गी पालन, पोल्ट्री। इसमें क्या होता है कि जो मुर्गियां हैं उनको पाला जाता है और उनसे जो है अंडे प्राप्त किए जाते हैं। अब अंडा अपने को पता है सबसे बढ़िया जो उत्तम क्वालिटी का जो प्रोटीन का सोर्स है वो क्या है, अपना एग ही है, अंडा ही है। तो उसके अंदर क्या है, मुर्गियों को पाल के जो है अंडे जो है वो लिए जाते हैं। अंडों को रख के उनको बिल्कुल प्रॉपर टेम्परेचर देके उनका कल्चर किया जाता है, यानी कि मुर्गियों को पाला जाएगा, उनसे अंडे लिए जाएंगे और जो फिर अंडा हैच होने के बाद क्या है उसमें से वो नई मुर्गियां जो है, नए चूजे जो है वो निकल जाते हैं। देखिए प्रोटीन की आवश्यकता के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एग है वो उसमें सबसे गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है। अंडा उत्पादन की दृष्टि से अपने भारत का कौन सा स्थान है, भारत का 5वां स्थान है। कौन सा 5वां स्थान है भारत का अंडा उत्पादन की दृष्टि से। चलिए आगे नेक्स्ट अपना आता है वूल इंडस्ट्री। कौन सी, वूल इंडस्ट्री, यानी कि ऊन प्राप्त करना। भेड़ों से अपन को ऊन मिलती है, भेड़ों से जब ऊन मिलती है, अब डिफरेंट कलर की जो है ऊन, वूल जो है वो मिलती है। वो किस पे डिपेंड करेगा कि किस क्षेत्र की भेड़ें हैं, किस जलवायु में वो रह रही हैं। तो ऊन का कलर किस पे डिपेंड करेगा, भेड़ की प्रजाति पे और उस क्षेत्र की जलवायु पे। भेड़ के बालों से अपन को ऊन मिलती है, उधर की प्रजाति और जलवायु के ऊपर जो है ऊन का कलर वो है डिपेंड करेगा। भेड़ की कौन कौन सी नस्लें हो गई, लोही, नली, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी। ठीक है, आ गया समझ में। ये नस्लें जो हैं आपको याद रखनी है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट अपना आता है कोरल तथा कोरल रीफ्स। अब भाई ये क्या चीज़ है, तो ये बिलोंग करते हैं सबसे पहले तो सीलेंटेटा संघ से। कौन से, सीलेंटेटा संघ से ये है जो जंतु जो है वो बिलोंग करते हैं। इसमें क्या है कि एकल तथा निवही पालिप जंतु जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जो कंकाल जो है वो रिलीज करेंगे, उसे अपन कहते हैं कोरल। क्या कहते हैं, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं प्रवाल। क्या कहते हैं, कोरल यानी कि प्रवाल कहते हैं। एंथोजोआ वर्ग के जीवों द्वारा, संघ कौन सा है इनका, सीलेंटेटा है, और वर्ग कौन सा है इनका, एंथोजोआ है। अब क्या होगा कि ये जो पालिप जंतु है ये क्या करेंगे, इनमें मुकुलन होता रहता है, यानी कि इनमें बडिंग की जो प्रोसेस है वो होती रहती है। मुकुलन जब होगा तो ये बहुत सारे जो है नंबर्स में होते जाएंगे। तो मुकुलन से समुद्र में चूनेदार चट्टानों या कवच के बने टीले के समान ये संरचना बना लेते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ्स। क्या कहेंगे, प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ्स कहेंगे। अब ये क्या काम में आती है, तो भैया ये काम में आती है मछलियों को प्रोटेक्ट करने के, जो भी अपने उस पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में, उनको फूड प्रदान करने में ये जो कोरल रीफ्स है वो अपने काम में आती है। तो आ गया समझ में भाई, कोरल और कोरल रीफ्स क्या है, कुछ पादप पालिप जंतु हैं, ये निवही पालिप जंतु जो कि क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कवच जो है रिलीज करेंगे, उन्हें अपन कहते हैं प्रवाल कोरल। और इनमें कंटिन्यू जो है मुकुलन होता रहता है, बडिंग होते रहते हैं और ये चट्टान जैसी संरचना बना लेते हैं, जिसे अपन कहते हैं कोरल रीफ। आगे समझ में। नेक्स्ट अभी इस तरीके से ये चट्टान जैसी संरचनाएं बना लेते हैं, ये है अपनी कोरल रीफ। ये क्या करेगी, मछलियों को खाना भी प्रदान करेगी, साथ के साथ ये इनको प्रोटेक्ट करने का जो है वो काम करेगी। ये क्या है, अपनी कोरल रीफ्स है। चलिए नेक्स्ट आता है अपना मोती संवर्धन, जिसे अपन कहते हैं पर्ल कल्चर, जो कि लड़कियों का सबसे फेवरेट है। पर्ल किसको कहते हैं, मोती को कहते हैं। अब मोतियों से क्या है, तरह तरह के जो है अपने आभूषण जो है बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट्स जो है वो बनाए जाते हैं, तरह तरीके के आभूषण बनाए जाते हैं।
तो उसको अपन कहते हैं पर्ल कल्चर। अब ये किससे बिलोंग करता है? मॉलस्का जो है उससे ये बिलोंग करता है। मॉलस्कस क्या होते हैं भाई? तो ये जो पानी में जो पाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब अपने यहाँ पे बजरी डालती है कहीं तो उसमें छोटी छोटी कोई कटोरी सी मिलती है, कोई शंख सा मिलता है, ये सारे किससे बिलोंग करते हैं? मॉलस्का से बिलोंग करते हैं। मॉलस्का संघ के ये सब आप सोचते होंगे कि ये कुछ भी नहीं है, जो अपने कोई वो छोटी छोटी कटोरी या शंख जो मिलते हैं वो जंतु है, वो एनिमल है। और किससे बिलोंग करते हैं? मॉलस्का संघ से, जो कि दूसरा लार्जेस्ट संघ है। पहला कौन सा था? ऑर्थोपोडा है, और दूसरा कौन सा है? अपना मॉलस्का है। इसमें क्या होता है कि ऑयस्टर जो होते हैं, ऐसे एक गोल से ऑयस्टर्स होते हैं, उनको ऐसे उनका कल्चर किया जाता है। फिर जब वो प्रॉपर मैच्योर हो जाते हैं तो उनको ऐसे बीच से काट के यूँ खोलते हैं और उसके अंदर मोती निकलता है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, मतलब महंगा भी होता है। उससे क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। देखो, मुक्त सूक्तियाँ जिन्हें अपन कहते हैं पर्ल ऑयस्टर से सुंदर व आकर्षण मूल्यवान मोती प्राप्त किए जाते हैं। कृत्रिम तरीके से सीपियों को पाल कर मोती प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? अपना पर्ल कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्ल कल्चर कहलाता है। तकनीकी सर्वप्रथम जापान में विकसित हुई थी, और इसमें जो मोती जो है सबसे बढ़िया कौन सा है? लिंगा मोती, यानी कि लिंगा पर्ल। ये आपको याद रखना है, कौन सा मोती सबसे बढ़िया है? लिंगा मोती जो है वो सबसे बढ़िया है। सबसे उत्तम जो मोती है वो समुद्री ऑयस्टर से प्राप्त होते हैं। समुद्री जल में जो ऑयस्टर प्रेजेंट होते हैं उससे ये लिंगा मोती, सबसे बढ़िया मोती जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। तो पर्ल कल्चर आपको समझ में आ गया। ऑयस्टर जो होते हैं, समुद्री ऑयस्टर, उनको कट करते हैं और उनके अंदर एक मोती जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन बोलते हैं पर्ल कल्चर। किससे बिलोंग करते हैं? मॉलस्का संघ से ये जो है पर्ल कल्चर के लिए जो एनिमल है वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अपना आता है जंतुओं के कुछ और महत्व भी है भाई। तो देखिए, आपको इसमें क्या क्या याद रखना है। जंतुओं को जैसे रंग जो है वो देते हैं अपने को, औषधि जो है वो देते हैं, खाने के काम में आते हैं। बहुत सारे यूज जो है इन एनिमल्स का किया जाता है। सबसे पहले देखो, कुछ शल्क कीट जो कैक्टस पर प्रेजेंट होते हैं, कैक्टस पर रहने वाले जो इंसेक्ट्स हैं उनसे अपन को क्या मिलता है? टैनिन तथा कोकिनोल रंग जो है वो प्राप्त किया जाता है। अब भाई टैनिन जो है वो किस में यूज होता है? ये सौंदर्य प्रसारण की चीज़ें, कॉस्मेटिक चीज़ बनाने की ये रूप में जो है टैनिन जो है वो काम में लिया जाता है। इसको क्या करते हैं? फेस की स्किन पे लगा लेते हैं, तो जो सीबम है यानी कि ऑयली सा जो फेस जिनका रहता है उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। टैनिन जो है फेस पे लगाया जाता है, तो ये किसको रोकता है? फेस पे सीबम आने से, यानी कि ऑयल आने से रोकता है। तो इस तरीके से जो कीट है उनका पालन करके ये जो चीज़ें हैं, ये जो रंग है वो प्राप्त किए जाते हैं। सेकंड अपना आता है अपमार्जक, जिन्हें अपन कहते हैं स्कैवेंजर्स। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। इसमें क्या होता है कि कई जो कवक है, जीवाणु है, ये सड़े गले जो पत्तियां हैं, जानवर है, इनके ऊपर लग जाते हैं और उसको खा जाते हैं। ये खा जाएंगे, जिससे क्या होगा कि वही वहाँ पे बदबू नहीं फैलेगी, गंध नहीं फैलेगी। तो एक तरीके से इन्होंने अपमार्जक का काम भी किया। तो देखो, कुछ कीट मृत पादप तथा जंतुओं के शरीर को खाकर उनसे सड़ने व दुर्गंध फैलने से रोकते हैं, जैसे कि दीमक और तिलचट्टा। आपने देखा होगा लकड़ियों के अंदर जो है ये दीमक लग जाती है, और जो कॉकरोच है वो लकड़ी भी खा सकता है। तो ये क्या करते हैं? इनके शरीर पे लग के इनको खा जाते हैं। नेक्स्ट अपना आता है औषधि महत्व। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शहद जो है वो औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है ब्लिस्टर मृगो, जिसे अपन कहते हैं ब्लिस्टर बीटल। क्या कहते हैं? ब्लिस्टर बीटल से कौन सी औषधि अपन को प्राप्त होती है? कैंथाराइडिन। कौन सी? कैंथाराइडिन औषधि प्राप्त होती है, जो कि क्या काम आती है? बालों को झड़ने से रोकने के लिए ये कैंथाराइडिन जो औषधि है वो अपने काम में आती है। किससे प्राप्त होती है? ये बीटल से, ब्लिस्टर बीटल से। किससे? ब्लिस्टर बीटल से ये जो है कैंथाराइडिन, ये औषधि अपने को प्राप्त होती है, जो क्या करेगी? अपना बालों को झड़ने से रोकेगी। और बाकी अपने को पता है शहद का उपयोग अल्सर में किया जाता है। जब छाले हो जाते हैं तो अल्सर ठीक करने के लिए शहद का उपयोग किया जाता है। और देखिए, कोचिनोल कीटों से कॉर्मिनोल एसिड जो है वो प्राप्त किया जाता है, जो किस में उपयोगी है?
कुकुर खांसी में ये जो है कॉर्मिनोल एसिड वो प्राप्त होता है, वो उपयोगी है। कोचिनोल कीटों से कॉर्मिनोल एसिड और कुकुर खांसी। अब देखो इसको कैसे याद करना है, कैसे कोचिनोल, कैसे कार्मिनिल और कैसे ही कुकुर, ठीक है। और चेहरे तथा सिर की जो तंत्रिका पीड़ा है उसको ठीक करने के लिए भी ये कोचिनोल से जो अपने को ये कार्मिनिल एसिड प्राप्त हो रहा है वो काम में आता है। आ गया समझ में भैया। अब देखो कुछ जो अपने एनिमल्स हैं उनको अपन खाने के काम में भी लेते हैं। जैसे कई जो विदेशी कंट्रीज़ हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर क्या करते हैं, मेंढक का अचार बनाते हैं। बहुत सारे जंतुओं का, एनिमल्स का जो है अचार बनाते हैं। साथ के साथ अपने बंगाल साइड मछलियों का खाने का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे जानवरों को अपन खाने के रूप में भी काम में लेते हैं। साथ के साथ ये जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स जो है, जितने भी बीटल हो गया, ये अपनी बटरफ्लाइज हो गई, हनी बीज हो गई, ये किसके लिए उपयोगी होते हैं, फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जितना अच्छा, जितना ज़्यादा परागण होगा उतनी ज़्यादा फसलें अपने को प्राप्त होगी। तो फसलों के उत्पादन के लिए जो है अपने को ये इंसेक्ट यानी कि एनिमल जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस तरीके से अपना ये जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट होता है। जो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। जंतुओं के आर्थिक महत्व के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा एपीकल्चर, जिसे अपन कहते हैं मधुमक्खी पालन। क्या कहते हैं, एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खी पालन। उसमें क्या होता है, मधुमक्खी को पाला जाता है और उनसे शहद और मोम जो है वो प्राप्त किया जाता है। शहद औषधि के रूप में उपयोगी है, खाने के रूप में उपयोगी है, और मोम क्या है, इससे कंघियों का निर्माण किया जाता है। सेकेंड अपन ने देखा सेरीकल्चर, जिसे अपन कहते हैं रेशम कीट पालन। सिल्क वॉर्म कौन से उपयोग में होता है, इसमें बॉम्बिक्स मोराई किससे बिलोंग करता है, ऑर्थोपोडा संघ से बिलोंग करता है और इंसेक्टा वर्ग से ये बिलोंग करता है। साथ के साथ इसका जो गण है वो कौन सा है, लेपिडोप्टेरा। कौन सा गण है, लेपिडोप्टेरा। इससे जब अंडज से पहले क्या बनता है, लार्वा, उसको अपन ने क्या कहा, कैटरपिलर कहा। फिर ये मैच्योर लार्वा में कन्वर्ट होता है जो कि इससे 5 गुना ज़्यादा लंबा होता है। और जब ये पूर्ण विकसित हो जाता है तो ये 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। एक रेशम कीट से 1000 से 2000 मीटर का जो रेशम है वो अपने को मिलता है। तो लास्ट स्टेज इसकी कौन सी होती है, अडल्ट से पहले प्यूपा जो है, इसके अंदर निष्क्रिय लावा को कहा जाता है और ये पूरा क्या बनाता है, कोकून बनाता है। ठीक है। रेशम कीट के बाद हमने देखा लैक कल्चर। लैक कल्चर में क्या है, लेसिफर लेका कीट जो है उससे क्या प्राप्त होती है, लाख प्राप्त होती है। जो मेल है वो क्या होगा, गुलाबी कलर का होगा और फीमेल के कंपैरिजन में छोटे साइज का होगा। 2 तरीके की इससे लाख प्राप्त करने की विधियाँ, पुरानी विधियाँ और आधुनिक विधियाँ। पुरानी में क्या है, पूरे ही पेड़ को काट के लाख प्राप्त कर ली जाती थी। आधुनिक में क्या है, बारी बारी से जो है लाख प्राप्त की जाती है। और इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है, रांची बिहार के अंदर है। उसके बाद हमने देखा लैक कल्चर के बाद पिसी कल्चर, जहाँ पे मछलियों का जो है पालन किया जाता है उसको अपन बोलते हैं पिसी कल्चर। देसी और विदेशी मछली इसमें काम में ली जाती है। देसी में कौन कौन सी आ गई, अपनी रोहू, कतला, मृगल आ जाएगी। विदेशी मछलियों में आ जाएगी अपनी कॉमन कार्प। ठीक है। इसमें क्या होता है कि मछलियों को जलाशय बना के उसका ताप, उसका जो वाटर है उसको प्रॉपर मेंटेन करके मछलियों का वहाँ पे कल्चर किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं, पशुओं का पालन को अपन कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। उसमें देखा हमने दुग्ध उत्पादन, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ें ये जो पाली जाती हैं और दुग्ध उत्पादित किया जाता है, उनसे दूध प्राप्त किया जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा था वूल इंडस्ट्री, यानी कि ऊन उद्योग। भेड़ों से जो है अपने को ऊन मिलती है और ऊन का कलर किस पे डिपेंड करता है, वहाँ की जिस क्षेत्र की जो भेड़ है उसकी जलवायु पर और भेड़ की प्रजाति पे जो है अपने ऊन का कलर जो है वो डिपेंड करेगा। उसके बाद अपने देखा पोल्ट्री कल्चर, जिसे अपन कहते हैं कुक्कुट पालन। जो मुर्गियां हैं उनको वहाँ पे पाला जाता है और उनसे जो है अंडा प्राप्त किया जाता है और अंडा सबसे अच्छा उत्तम गुणवत्ता वाला जो प्रोटीन है उससे अपन को मिलता है। उसके बाद हमने देखा कि भाई इनके और भी महत्व है, जैसे रंग, जिसमें आ गया अपना टैनिन। औषधियों के अंदर हमने क्या देखा कि ब्रिस्टल मृगोय यानी कि ब्लिस्टर,
बीटल जो है वो यूज़ में लिया जाता है, और वो उससे कौन सी औषधि, कैंथाराइडिन जो है औषधि अपने को मिलती है, जो कि किस में उपयोगी है, बालों को झड़ने से बचाने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि शहद जो कि अल्सर ठीक करने के लिए उपयोगी है। फिर हमने देखा कि कोचिनोल कीटों से कॉर्मिनल एसिड प्राप्त होता है, जो कि कुकर खांसी में उपयोगी होता है। आगे समझ में? तो इस तरीके से आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पादपों का आर्थिक महत्व। जब तक के लिए धन्यवाद।